विनय, भले ये हमारी लव मैरिज है, पर तुम तो शायद शादी के बाद वो पहले वाला प्यार ही भूल गए हो। जब देखो शहर से बाहर चले जाते हो, इधर मैं रात दिन बिल्कुल अकेली तुम्हारे बिना उदास हो जाती हूँ। मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, अगर काम नहीं करूंगा तो अपनी प्यारी पत्नी का ख्याल कैसे रखूंगा? काम तो मुझे करना पड़ेगा। और फिर तुम टेंशन क्यों लेती हो? पापा जी तो घर पर ही होते हैं, तो उनसे थोड़ी बात कर लिया करो। कभी भी कोई भी जरूरत हो तो पापा को बोल देना। अच्छा मैं चलता हूँ, लाइट का टाइम हो रहा है, 2-3 दिन बाद लौट आऊंगा। विनय बाहर आता है और अपने पिता के पैर छूता है। विनय के जाने के बाद अंजलि अपने कमरे में आ जाती है। अगली रात अंजलि जब सो रही थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं विनय का कॉल क्यों नहीं मिल रहा। इतनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये सो गए होंगे, कल सुबह कॉल करूंगी। तभी अंजलि के दरवाजे पर खटखट होती है। बहू जरा दरवाजा खोलना। इतनी रात को पापा जी को क्या काम होगा, देखती हूँ। अंजलि दरवाजा खोलती है। मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या मैं कुछ देर तुम्हारे साथ कमरे में बैठ जाऊं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो? जी मेरे कमरे में? रहने दो बहू, तुम्हें भी परेशानी होगी। मैं देखता हूँ, थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ। पापा जी मैं आपके लिए कुछ लाऊं, दूध चाय कुछ बनाकर? आपको कुछ चाहिए? अंजलि का ससुर झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। चाहिए तो बहुत कुछ, कब से मैं तड़प रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें छूने के लिए। अंजलि मेरी बाहों में आ जाओ। पापा जी क्या बदतमीजी है, मैं आपकी बहू हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे से इस तरह की बातें करते हुए। निकल जाइए मेरे कमरे से अभी, क्या भी, वरना मैं विनय को सब कुछ बता दूंगी। अरे अरे बहू, तुम तो गुस्से में आ गई। जा रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठने आया था। और विनय को क्या बताओगी ये कि मैंने तुम पर हाथ डाला है, तुम्हें गंदी निगाहों से देखा है, तुम्हें छूने की कोशिश की है। विनय तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे बारे में ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम्हारे अपने ससुर ने ही तुम पर गंदी नजर डाली है? मैं आपको शराफत से कह रही हूँ, आप इस समय यहाँ से चले जाओ, मुझे और कुछ नहीं कहना सुनना। अंजलि का ससुर कमरे से बाहर आ जाता है। अंजलि अपने कमरे की कुंडी लगा लेती है और खूब रोती है। वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि विनय उसकी बातों पर ऐसे यकीन नहीं करेगा। उस समय वो बहुत घबरा रही थी क्योंकि उसके खुद के ससुर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अगली सुबह अंजलि की सहेली शालू का फोन आ गया। वो उसे अपने दिल की हर बात कहती थी। अंजलि शालू को सारी बात बता देती है। अगले दिन विनय वापस लौट आता है। अंजलि का ससुर हैरान था कि वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही है और उसने विनय को कुछ भी नहीं बताया। अरे बस बस अंजलि, 2 पराठे पहले खा चुका हूँ, बस और नहीं। अरे खा लो, पता नहीं बाहर कैसे खाते होगे। विनय मैं सोच रही हूँ हमें शादी में तो जाना ही है। पापा जी पीछे से अकेले रहेंगे तो हमें पापा जी की चिंता होती रहेगी। पापा जी आप भी हमारे साथ मनाली चलो। वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने पूरे परिवार के साथ उसकी शादी को अटेंड करूंगी। अंजलि के ससुर को लगा कि शायद खुद अंजलि उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, इसलिए वो अपने साथ जाने के लिए बोल रही है। नहीं तो अंजलि कभी भी उसे साथ ना लेकर जाती। और फिर कुछ दिनों बाद अंजलि विनय और अपने ससुर के साथ मनाली अपनी सहेली शालू की शादी में पहुंचती है। तू नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ, तू मेरी शादी में आई। मैं तो सोच रही थी कि मैं तेरी शादी में नहीं आई तो तू भी नहीं आएगी, और तू तो जानती मैं तेरी शादी में क्यों नहीं आई। मैं आउट ऑफ इंडिया थी और तूने अचानक शादी कर ली, वरना मैं तेरी शादी में जरूर आती। हाँ मुझे सब पता है, तभी तो मैं तेरे से मिलने के लिए और तेरी शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। ये है विनय मेरे पति और ये मेरे ससुर मिस्टर विनोद। हेलो जीजू। नमस्ते अंकल। वैसे अंकल कहना गलत होगा, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे ससुर है। ये तो कोई 30-35 साल के हैंडसम मैन दिखाई दे रहे हैं। शालू की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शालू जानबूझकर अंजलि के ससुर के साथ चिपक रही थी क्योंकि उसे तो अंजलि के ससुर का सच सामने लाना था, पर कैसे ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। क्या करूं, दीपक को अर्जेंट जाना पड़ा। अगर वो न जाते तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाता। अब तो अर्ली मॉर्निंग के वापस आएंगे, अब इतने घंटे तक मैं क्या करूं। एक काम करना शालू, तो हमारे साथ हमारे रूम में सो जा। सब फैमिली मेंबर्स तो वापस जा चुके हैं, हम 3-4 लोग ही हैं होटल में, तो अकेली थोड़ी रुकेगी कमरे में अपने। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। तुम और विनय जीजू आराम से सो जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो नीचे रिसेप्शन पर कॉल कर देना, वो तुम्हें भिजवा देंगे। मैं भी सो जाती हूँ, कल रात शादी की वजह से पूरी रात सोए ही नहीं। विनय और अंजलि अपने कमरे में चले जाते हैं। शालू अपने कमरे में आ जाती है। शालू अंजलि के ससुर को आंख मारती है और जानबूझकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अंजलि का ससुर तो वैसे भी इन चीजों में आगे था। सबके सो जाने के बाद वो धीरे से शालू के कमरे के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया। शालू समझ चुकी थी कि ये जरूर अंजलि का ससुर है। वो दरवाजा खोलती है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने तो मुझे बहुत तरसा दिया, अब बाहर मत खड़े रहो, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। विनोद अंदर आ जाता है, पर वो ये नहीं जानता था कि शालू ने दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं किया। शालू अंदर आती है और विनोद को बातों में फंसाने लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुहाग रात रंगीन हो, और आज की रात रंगीन सिर्फ तुम बना सकते हो विनोद। मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भर लो। मैं नहीं जानता था कि तुम भी मेरे लिए उतना ही तड़प रही हो जितना कि मैं। क्यों न तड़पूं, तुम हो ही इतने हॉट, कोई भी लड़की तुम पर फिदा हो जाए। मैंने तो तुम्हें एक नजर में देखते ही पसंद कर लिया था, पर अंजलि ने तुम्हें क्यों नहीं पसंद किया, ऐसा कैसे हुआ? उसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने, वो तो मुझे एक नजर देखती तक नहीं है। कितने मौके दिए उससे मैंने। जब भी विनोद बाहर गया मैंने उसे कई बार छूने की कोशिश की, उसके नजदीक जाने की कोशिश की, पर हर बार उसने मुझे निराश किया। मैं तो उसके साथ सुहाग रात मनाना चाहता था। अगर वो मुझे हाँ कर देती तो मैं उसे खुश कर देता, पर वो तो मेरे बेवकूफ बेटे विनय के साथ खुशी ढूंढ रही है। विनोद नहीं जानता था कि दरवाजे पर विनय अंजलि के साथ खड़ा है, जो उसकी सारी बातें सुन चुका था। साथ में शालू का पति दीपक भी था। दीपक भी शालू के इस प्लान में मिला हुआ था। अपने पिता की घटिया सच्चाई विनय के सामने आ चुकी थी।
उस दिन से विनय अपने पिता के साथ बिल्कुल रिश्ता तोड़ देता है और अपनी पत्नी अंजलि के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही हैं। अब क्या करूँ? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर क्रीम बाद में ले जाऊंगी। अभी तो मुझे बाकी का सामान दे दो। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अभी जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है, टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपने सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू पहले ये अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। रवि बेटा, ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी इस शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, पर एक शर्त पर। अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी अब तक क्या कर रही है? मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी, माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया, उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। तो क्या आराम से बैठ कर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो, मेरी सहेलियों ने आना है, मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू, जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए, ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं, इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देखा, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था, उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी, तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है,
मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि रवि आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेली रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां आई थी ना, वो भी चोर है। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगा? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे रवि बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल